What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is day 6 of our GNG. पिछले हफ्ते में 4 क्लासेस हुई थी, इस हफ्ते में एक क्लास ऑलरेडी कल हो गई थी। आज हमारी सेकंड क्लास है तो डे 6। आज हमारा नेशनल इनकम भी समाप्त हो जाएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट्स इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद मैं आपको मनी एंड बैंकिंग कराऊंगा एंड देन हम इंडियन इको को भी साथ साथ लेके चलने वाले हैं। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। आज का टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में और इसको करने के बाद पूरा यूनिट समाप्त है। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, अटेंडेंस लगाओ, वीडियो को शेयर कर दो और एक वो लाइक का बटन होता है यार, वो भी दबा देना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मेक दिस वीडियो द मोस्ट लाइक्ड वीडियो। देखते हैं कितने बच्चे हमारे प्यारे प्यारे लाइक कर देंगे और इस वीडियो को वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड वीडियोस बनाएंगे। चलो जल्दी से लेट्स बिगिन। बच्चों आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। आओ, ये सब पढ़ाई वढ़ाई की बातें, ये सब टॉपिक वाइज बाद में पढ़वाऊंगा तुम लोग को, अकाउंट्स ऑलरेडी हो गया है। हमें समझना है पहले तो, ठीक है। क्या बोला गया कि जो हम अपने देश की इनकम निकाल रहे हैं, ये जो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, ये 2 तरीके से निकल सकती है। या तो ये निकल सकती है करंट प्राइसेस पे, या फिर ये निकल सकती है कांस्टेंट प्राइसेस पे। सर इन दोनों में फर्क क्या है, यही सीखना है बेटा। ये सीख गए तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसको सीखने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं, देखो वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी अनलिमिटेड कमोडिटीज का प्रोडक्शन होता है, अनलिमिटेड गुड्स अनलिमिटेड सर्विसेज, है ना। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि 2 ही गुड्स बनते हैं, एक है कमोडिटी ए और एक है कमोडिटी बी, ठीक है। सपोज इसकी कितनी क्वांटिटी बनती है, इसकी क्वांटिटी बनती है सपोज 100 किलो और इसकी क्वांटिटी बनती है 500 लीटर, ठीक है। 1 केजी में 1 लीटर में, भाई अलग अलग तरीके में वेट्स होता है हमारे यहाँ चीजों का, है ना। इसका जो प्राइस है बच्चों वो है 20 रुपए पर केजी। इसका प्राइस है 20 रुपए पर लीटर, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि यहां पे हमारे पास कितने प्राइस इनटू क्वांटिटी करके कितना रुपया जनरेट होगा। तो यहां पे एक तरीके से बोलूं तो 2000 की इनकम जनरेट होगी, यहां पे एक तरीके से बोलूं तो 10,000 की इनकम जनरेट होगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 12,000 रुपए आ गए। सही हो गया बच्चों। सपोज करता हूं कि मैंने ये डेटा कैलकुलेट किया था 2015 में, ठीक है। आज चल रहा है 2025, आज चल रहा है 2025। तो मैंने बोला कि सर 2025 में बताओ कितना कितना प्रोडक्शन होता है। तो हमने बोला आज भी 2 ही कमोडिटीज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने बोला बताओ भाई कितना कितना प्रोडक्शन होता है। तो आपने बोला ए तो बनता है 100 किलो और बी बनता है 500 लीटर 2025 में। मैंने बोला ठीक है, इनका प्राइस बताओ। आपने बोला इसका जो प्राइस है ये तो है 50 रुपए पर केजी और इसका जो प्राइस है ये है 50 रुपए या 60 रुपए पर लीटर। तो हमारे पास ये 2 चीजें हैं, अभी 15 मिनट लगेंगे बस, ठीक हो गया बेटा। तो अब क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, ए और बी की बात हो रही है। 100 केजी की क्वांटिटी हो गई, 50 रुपए का प्राइस हो गया। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 5000, ठीक है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 30,000, यहां पे आ जाएगा 35,000। मेरी मम्मी बार बार मुझे पीछे से आवाज मार रही है, डिनर कर ले 1 घंटे से आवाज मार रही हूँ, लेकिन मैं वीडियोस बनाने में मस्त हूँ। तो फिर डिनर विनर बाद में करेंगे, पहले पढ़ो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, खाना वाना तो चलता रहेगा पूरे जीवन भर। समझो यहां पे क्या है, देखो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से देखो और आप किसी लेमैन को बताओ
कि यहाँ पे हमारे देश की जो इनकम जनरेट हुई 2015 में वो 12,000 रुपए की होती थी और 2025 में जो इनकम जनरेट हो रही है वो 35,000 रुपए की हो रही है। तो वो लेमन बोलेगा अरे सर आपके देश की इनकम तो बढ़ रही है, मजा आ रहा है। 2015 में आप 12,000 रुपए कमाते थे, 12,000 करोड़ मान लो देश की इनकम मान लो, और 2025 में आप 35,000, तो ये तो बढ़ रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट को दिखाओगे ये डेटा, तो वो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट का तो दिमाग चलता होगा, वो बोलेगा सर इसको ध्यान से एनालाइज करो एक बार। मैंने कहा भाई ध्यान से क्या एनालाइज करूं इसको? उसने बोला सर आप ध्यान दो, 2015 में भी जो क्वांटिटी थी वो 100 और 500 थी, और 2025 में भी जो क्वांटिटी है वो 100 और 500 है। मैंने कहा अरे तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने बोला सर इसी से तो फर्क पड़ता है, आप 2015 में जितना प्रोडक्शन कर रहे थे आप 2025 में भी उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपके देश में तरक्की कहां हुई भाई? अगर आपने अच्छा करा होता तो आपके देश में तो और ज्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए थी। ये जो वैल्यू बढ़ के आ रही है तो इन्फ्लेशन है। देखो यहां पे 20 रुपए का प्राइस था, आज 50 हो चुका है। यहां पे 20 रुपए का प्राइस था, आज 60 हो चुका है। तो ये वैल्यू क्वांटिटी की वजह से नहीं बढ़ी, ये वैल्यू किसकी वजह से बढ़ी? ये वैल्यू बढ़ी है प्राइस की वजह से। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आज 2025 में मेरे देश में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है? मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसने बोला सर इसको पता लगाने का एक तरीका है। मैंने कहा बताओ भाई क्या तरीका है? उसने बोला आप क्वांटिटी तो आज की लो, 2025 की। मैंने कहा ठीक है, कितनी कितनी? ए की 100 किलो और बी की 500 लीटर, ठीक है। लेकिन आप प्राइस लो किसी बेस ईयर का जिससे भी आप कंपेयर करना चाहते हो। मैंने कहा 2015 से करता हूं। मैं आपको एक्चुअल में बता दूं तो हमारे इंडिया में बेस ईयर 2012 लिया जाता है बच्चों, 2025 में भी 12 से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इसने बोला प्राइस लो आप बेस ईयर का, यानी बेस ईयर यानी पुराने वाला प्राइस। तो मैंने कहा ठीक है, प्राइस यहां पे देखो 20 था, ये वाला प्राइस ले लिया मैंने, और यहां पे भी 20 था, ये वाला प्राइस ले लूंगा मैं 20। तो यहां से देखो ये 2000 निकल के आएगा और ये निकल के आएगा 10,000। तो ये बोलेगा सर जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है ना वो ये है। तो मैं बोलूंगा ओ भाई, इसका मतलब तो हम आज भी वही हैं जहां 2012 में थे, सॉरी 2015 में थे। तो इसने बोला बिल्कुल सही, ये जो आपको वैल्यू दिख रही थी ये वैल्यू इन्फ्लेटेड थी। इन्फ्लेटेड का मतलब ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से बढ़ी हुई थी, एक्चुअल क्वांटिटी में दम नहीं था। तो देश में कभी भी ग्रोथ अगर देखनी है तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा यार फिर ये तो दो तरीके हो गए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। इसने बोला बिल्कुल हाँ, दो तरीके हो गए। नेशनल इनकम या तो करंट प्राइजेस में। करंट प्राइजेस में क्या होता है? प्राइस भी आज का, क्वांटिटी भी आज की। वन का मतलब है आज का, वन का मतलब है आज का। 2025 में अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो 2025 का ही प्राइस, 2025 की ही क्वांटिटी। कांस्टेंट प्राइस देखो नाम में ही है, कांस्टेंट का मतलब होता है प्राइस को फिक्स कर दो, कांस्टेंट कर दो, तो फिर क्या होगा? यहां पे क्वांटिटी तो आज की लेकिन प्राइस बेस ईयर का, प्राइस को बेस ईयर का ले लेना है, ठीक है। अब सर एक बात बताओ मुझे, अगर कोई ये बोल दे कि ये 12,000 से 35,000 हो गया तो इन्फ्लेशन कितना हुआ, कैसे निकलेगा? मैंने कहा बेटा इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में एक फॉर्मूला होता है, नेशनल इनकम एक्ट, नेशनल इनकम एक्ट, करंट प्राइसेस कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। तो निकाल के देखते हैं। देखो करंट प्राइस पे 35,000 थी, कांस्टेंट प्राइस पे 12,000 थी, इनटू 100। तो क्या वैल्यू आएगी? 35,000 अपॉन 12,000 इंटू 100। अगर मैं कैलकुलेटर पे चलूं, 35,000 अपॉन 12,000 इंटू 100, ये आ जाएगा बच्चों 291, लगभग 291।
तो 291 का मतलब समझ रहे हो, इसमें कोई यूनिट्स नहीं होती। 291 का मतलब है बच्चों इसको हमेशा 100 से कंपेयर करना। प्राइस इंडेक्स पे जो बेस होता है ना वो हमेशा 100 होता है, इसको हमेशा 100 से कंपेयर करना। इसका मतलब 2015 से 2025 तक आते आते एवरेज बेसिस पे 100 वाली चीज 291 की हो चुकी है। इस डेटा के हिसाब से 100 वाली चीज कितने की हो चुकी है, 291 की। कैसे पता चला, ये फॉर्मूला याद रखना, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। तो सर ये तो कमाल की चीज हो गई। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे देता 291, सपोज हमें ये क्वेश्चन ऐसे दे देता कि जो प्राइस इंडेक्स है वो 291 है, ठीक है, और नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस 35,000 है। यानी हमें ये दो डेटा दे दिया इसने कि जो प्राइस इंडेक्स है वो 291 हुआ है। इसका मतलब बेस ईयर से आज के साल तक पहुंचते पहुंचते 100 वाली चीज 291 की हो चुकी है, और करंट प्राइसेस पे नेशनल इनकम इतनी है, तो कांस्टेंट पे बता दो कितनी होगी। यानी कि इसमें से इन्फ्लेशन वाला पार्ट हटा दो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कितना होगा बता दो भाई। ऐसा न्यूमेरिकल बहुत आता है बच्चों एग्जाम में, तो इसके लिए आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। अब वैल्यू भरने की कोशिश करना, यहां पे आएगा 291, करंट प्राइसेस पे है 35,000, कांस्टेंट प्राइस पे मुझे निकालना है इनटू 100। देखो ये है, ठीक है, इनटू 100 ये है हमारे पास। तो यानी कि अगर मुझे कांस्टेंट प्राइसेस निकालना हो तो कांस्टेंट प्राइस पे जो नेशनल इनकम निकलेगी वो निकलेगी 35,000 इंटू 100 अपॉन 291। तो देखो अगर मैं इसको करूं 35,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 291, तो लगभग वही देखो 12,000 रुपए आंसर आ रहा है। पॉइंट्स में आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि ये एग्जैक्टली मैंने भी 291 ले लिया, 291 पॉइंट समथिंग था तो वो मैंने रफली लिया था। तो देखो वही 12,000 निकल आया कि यानी जो आज वैल्यू 35 दिख रही है उसकी एक्चुअल वैल्यू 12,000 है। समझ आई बात या नहीं आई? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों जी, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक बात समझो, ये जो हमारे पास करंट प्राइस पे नेशनल इनकम निकल रही है ये तो इन्फ्लेटेड भी हो सकती है, ये तो आज के प्राइस पे मेजर करी जा रही है चीजें, तो आज तो ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ा ही होगा, 100% बढ़ा होगा। तो इसका दूसरा नाम होता है बच्चों नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम, या फिर इसको नॉमिनल जीडीपी भी बोल देते हैं। अगर जीडीपी की रिस्पेक्ट में बात करें तो इसको नॉमिनल जीडीपी भी बोल देते हैं। वहीं पे बच्चों ये है असल चीज, क्योंकि इसमें से आप इन्फ्लेशन हटा चुके हो, आपने सिर्फ क्वांटिटी आज की लिया है, प्राइस पिछले साल का लिया है, पिछला मतलब बेस का लिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम। इसी को हम रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं क्योंकि यही ट्रू पिक्चर दिखाता है। इसी को हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बच्चों रियल जीडीपी भी बोलते हैं। और सर प्राइस इंडेक्स को भी कुछ और बोलते हैं क्या? सर प्राइस इंडेक्स को भी कुछ और बोलते हैं क्या? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्राइस इंडेक्स को बच्चों हम लोग कई बार प्राइस इंडेक्स ना बोल के क्या बोल देते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। तो प्राइस इंडेक्स ना बोल के जीडीपी डिफ्लेटर बोल दिया, बाकी सब सेम है वही। सबसे ऊपर करंट ही आएगा, करंट को क्या बोला, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, वही है। लेकिन ठीक है, नॉमिनल कैसे निकलेगा, आज का प्राइस आज की क्वांटिटी, रियल कैसे निकलेगा, क्वांटिटी आज की लेकिन प्राइस पिछला, प्राइस बेस का लेना है, बस ये ध्यान रखना, यही दोनों में फर्क होता है। और ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ज्यादा ट्रू पिक्चर कौन सा दिखाता है, रियल, ये बेस्ट है। आपको हमेशा रियल जीडीपी निकालना है, क्वांटिटी आज की, प्राइस बेस का, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, क्या दिया हुआ है बच्चों,
मीनिंग करंट में क्या करेंगे, आजा यार बहुत मेमोरी है। करंट में क्या करेंगे, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। और यहां पे किस पे मेजर करते हैं, बेस ईयर प्राइसेस पे। ठीक है, ये अच्छा टूल नहीं है, नॉट अ गुड टूल, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन होता है बच्चों, इन्फ्लेटेड प्राइसेस होते हैं। ये बेटर टूल है, ये अच्छा टूल है। ठीक है, कॉजेज ऑफ चेंज, ये किससे चेंज होता है, ये बच्चों प्राइस से भी और क्वांटिटी से भी, क्योंकि क्वांटिटी भी आज की ली, प्राइस भी आज का लिया। इसके अंदर प्राइस तो कांस्टेंट कर दिया आपने, तो यहां चेंज सिर्फ क्वांटिटी से आएगा, अफेक्टेड बाय चेंज इन ओनली क्वांटिटी। ठीक है, फिर फॉर्मूला P1Q1, फॉर्मूला P0Q1। उसके बाद इसी को हम नॉमिनल भी बोल देते हैं, इसको हम रियल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये एक सूटेबल टूल नहीं है क्योंकि इन्फ्लेटेड होता है, ये बेस्ट टूल होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों। डन, क्या बात है, क्या ही बात है। नॉमिनल, रियल और जीडीपी डिफ्लेटर, लो स्क्रीनशॉट। नॉमिनल क्या है, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि करंट ईयर प्राइस पे लिया गया है। रियल क्या है, जो कि बेस ईयर प्राइस पे लिया गया है। और फिर डिफ्लेटर क्या है, जो एवरेज लेवल ऑफ प्राइस निकालता है सभी गुड्स और सर्विसेज का जो जीडीपी में आते हैं। डन, डन सर। लो सर, जीडीपी डिफ्लेटर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो चेंज इन प्राइस लेवल को रिफ्लेक्ट करता है कि कितना प्राइस लेवल में चेंज आया है। जैसे अगर मैं नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100 करूंगा तो डिफ्लेटर आएगा 150 आएगा, 200 आएगा। तो वो 150 200 का मतलब समझ रहे हो, 100 वाली चीज 150 हो गई है, 100 वाली चीज 180 हो गई है। तो जितना डिफ्लेटर आया, देखो जितना डिफ्लेटर आया ना, आपके लिए उतना ही ईजी है। सपोज ऐसा दिया हुआ है कि करंट प्राइजेस पे 2000 आ रहा है, कांस्टेंट पे 1000 आ रहा है, इंटू 100, तो देखो डिफ्लेटर 200 आएगा। डिफ्लेटर 200 का मतलब समझ रहे हो कि 100 वाली चीज 200 हो गई है। अगर डिफ्लेटर 250 हो, इसका मतलब 100 वाली चीज 250 हो गई है। अगर डिफ्लेटर 500 हो, इसका मतलब 100 वाली चीज 500 हो गई है। सपोज एक क्वेश्चन कराता हूं, सपोज ऐसा दिया हुआ है कि जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू 500, तो ये एकदम समझ जाना कि 100 वाला 500 हो गया। और मुझे दिया हुआ है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है 5000, तो बताओ रियल कितना होगा। अब बताओ अगर 100 वाली चीज 500 हुई है तो कितने वाली 5000 हुई होगी भाई। नॉमिनल का मतलब जो इन्फ्लेटेड है, रियल का मतलब एक्चुअल, तो कितने वाला 5000 हुआ होगा सर। वैसे तो ओरली पता चल गया, अगर 100 वाली 500 हुई तो 1000 वाली 5000 हुई होगी। तुम फॉर्मूला लगा लो यार, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आना, अगर भूल जाओ तो अल्फाबेटिकली याद रखना, ABCDEFGH, पहले क्या आता है, पहले N आता है फिर R आता है, तो नॉमिनल अपॉन रियल, सिंपल, अल्फाबेटिकली याद रखना, पहले N फिर R। ओके, नॉमिनल कितना है 5000, रियल मुझे निकालना है, डिफ्लेटर 500 दिया हुआ है, डिफ्लेटर 500 दिया हुआ है। तो देखो ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये 5 को 1000, रियल कितना आ गया 1000 आ गया। देखो ओरली भी पता चल रहा था बच्चों, ओरली भी पता चल रहा था। आओ एक और देता हूं, स्क्रीनशॉट लो। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर है 200, 200 का मतलब समझ रहे हो, 100 वाला 200 हो गया। रियल है 26000, रियल जीडीपी है 26000, रियल का मतलब एक्चुअल है ये। तो बताओ नॉमिनल कितना आएगा, सोचो जल्दी से, जल्दी से सोचो नॉमिनल कितना आएगा। बच्चे 100 वाली चीज 200 हो गई है, तो 26000 वाली कितनी हो गई होगी। ये रियल है, देखो रियल, रियल का मतलब ये एक्चुअल है, इन्फ्लेटेड नहीं है। इन्फ्लेटेड पूछा है इसने तुम्हारे से, तो बताओ जरा नॉमिनल कितना आ जाएगा। सर 52 आना चाहिए, अगर 100 वाली 200 हो गई, जस्ट डबल हो गई, तो 26000 वाली 52000 हो गई होगी, है ना। लेकिन हम तो फॉर्मूला लगाएंगे, जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। नॉमिनल मुझे निकालना है, रियल है 26000 इंटू 100 और डिफ्लेटर 200 है, तो 0 से 0 खत्म हो गया। देखो यहाँ पे 26000 इंटू 2, आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। समझे ना, अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट।
चलो सर, अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है, जीडीपी एंड वेलफेयर। सर ये जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है? देखो बच्चों, हमारी इकोनॉमी में ऐसा सवाल आ सकता है कि जीडीपी इज जनरली कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। नॉर्मली हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि अगर किसी देश में जीडीपी बढ़ रहा है तो वहां वेलफेयर भी हो रहा है, वहां लोगों का भला भी हो रहा है। क्या ये हमेशा ट्रू होगा? तो हम बोलेंगे नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके देश में जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी हो रहा होगा। क्यों? उसके कुछ कारण है, ये स्क्रीनशॉट लो, ये सब पढ़ेंगे अब। सर ये कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारण है देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। यानी वो जो जीडीपी बढ़ा है वो किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किन को उसका फायदा मिल रहा है। क्या हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फायदा मिल रहा है? अब सपोज इंडिया में मैं बोलूं कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है बहुत तेजी से, लेकिन वो प्रोडक्शन सिर्फ टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से बढ़ रहा है। छोटे बिजनेसमैन का नहीं बढ़ रहा, मिडिल क्लास का नहीं बढ़ रहा, लोअर मिडिल क्लास का नहीं बढ़ रहा, गरीब वहीं का वहीं है। प्रोडक्शन और तेजी से धंधा किसका बढ़ रहा है? टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट है जो हमारे देश में। तो यहां पे जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन तो अनइक्वल है, तो वेलफेयर तो सिर्फ टॉप 10 का हुआ या टॉप 20 का हुआ या टॉप 50 का हुआ, बाकी का क्या? तो हम बोलेंगे देखो भाई, वेलफेयर तो सिर्फ उनका हो रहा है, भले ही जीडीपी पूरे देश का बढ़ रहा है। जिस देश में जीडीपी बढ़ेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरे देश में होगा बराबर बराबर, वहां पे होगा वेलफेयर, तो है ना। तो देखो लिखा हुआ है, अ राइज इन जीडीपी मे नॉट बेनिफिट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इक्वली। तो बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी मे बी शेयर्ड बाय रिच पीपल ओनली व्हाइल द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिमेन पुअर। तो जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। दूसरा आता है बच्चों नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होते हैं बेटा? ये हमारे वेलफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो हमें सबसे अच्छी लगती हैं, जैसे कि घर में कुकिंग हो गया, वॉशिंग, क्लीनिंग, सर्विसेज ऑफ मदर, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, जो हमारे वेलफेयर के लिए सबसे अच्छी हैं। लेकिन जीडीपी में ये कभी इंक्लूड ही नहीं करी जाती। क्यों नहीं करी जाती? क्योंकि ये नॉन मार्केट है, ये कभी मार्केट में आई ही नहीं, इनकी कभी मनी वैल्यू निकली ही नहीं, तो कभी जीडीपी में आई नहीं। तो ये चीजें जो एक्चुअल वेलफेयर है ये तो कहीं शो ही नहीं हुआ, तो जीडीपी वेलफेयर के इक्विवेलेंट कैसे हो गया? नहीं होगा ना। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बट नॉट एक्सचेंज फॉर मनी। जैसे घर के अंदर बनी हुई सर्विसेज, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग बाय होम मेकर्स, वो नहीं आता, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जीडीपी को यहां पे इनको एस्टिमेट करना। इसीलिए हम बोलेंगे कि जरूरी नहीं है जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर भी हो रहा हो, क्योंकि ऐसी चीजें वेलफेयर वाली तो आई नहीं, राइट। देन वी हैव चेंज इन प्राइसेस। ये सिंपल है बच्चों, कई बार जीडीपी बढ़ के आ रहा होता है प्राइसेस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। अभी पढ़ा ना हमने, जीडीपी कई बार इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा होगा, तो भी वेलफेयर कैसे होगा भाई? ये तो महंगाई है ना। नंबर 4, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब सोचो, जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ा, अगर उतनी ही तेजी से जनसंख्या भी बढ़ गई तो ओवरऑल फायदा तो हुआ ही नहीं भाई। जीडीपी बढ़ा, देश में इनकम बढ़ी, इनकम बटनी थी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन उतनी तेजी से और बढ़ गई, तो क्या फायदा भाई? ग्रोथ तो नहीं होगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जीडीपी डज नॉट कंसिडर द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। इफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ जीडीपी, इट विल डिक्रीज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। बच्चों, अगर पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ गई और जीडीपी इतनी तेजी से नहीं बढ़ा, तो पर पर्सन जो पैसा आएगा, जो इनकम आएगी, वो तो कम हो जाएगी ना बल्कि। तो वेलफेयर कहां से हो रहा है ना। लास्ट आता है बच्चों इसके अंदर एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज क्या है बच्चों? एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है बेटा किसी भी एक्टिविटी के पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट्स। किसी भी एक्टिविटी के पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट्स। पॉजिटिव के लिए उनको रिवॉर्ड नहीं दिया गया, नेगेटिव के लिए उनको पनिशमेंट नहीं दिया गया। यानी कि कुछ चीजें हमारे वेलफेयर के लिए अच्छी है, हमने जीडीपी में काउंट ही नहीं करी। कुछ चीजें हमारे वेलफेयर के लिए बहुत खराब है, उसके लिए हमने कोई पनिशमेंट नहीं दिया। तो फिर जीडीपी को वेलफेयर के बराबर कैसे माने? जैसे पब्लिक पार्क्स में लोग आराम से वॉक कर रहे हैं, पब्लिक पार्क्स जो हमारी कॉलोनीज में पार्क्स होते हैं, उसमें लोग आराम से वॉक कर रहे हैं, या मंदिर में जाके ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल मोड में है, मेडिटेशन मोड में, वो उनकी वेलफेयर के लिए कितना अच्छा है। लेकिन ये सारी चीजें जीडीपी में तो आती नहीं, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या है? बेनिफिट। और नेगेटिव क्या है? हार्म्स, जो कॉज करे जाते हैं एक एंटिटी के अनदर एंटिटी को, जिसके बदले में कोई भी उसको पेमेंट नहीं मिलती। अब जैसे सपोज आप मंदिर में गए, ठीक है, आप वहां पे आराम से मेडिटेटिव मोड में बैठे हो, स्पिरिचुअल मोड में बैठे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या उस चीज के लिए
मंदिर को कोई पर्टिकुलर इनकम जनरेट हो रही है, हाँ ठीक है, कोई डोनेट कर दे तो कर दे, लेकिन कोई इंसान कुछ नहीं कर रहा, वहां जाके बैठ रहा है बस चुपचाप। तो अब ये वेलफेयर तो है लेकिन जीडीपी में तो नहीं आ रहा। उसी तरीके से बच्चों एक फैक्ट्री है जो प्रोडक्शन कर रही है, दबा के प्रोडक्शन कर रही है, जीडीपी में वो प्रोडक्शन तो आ रही है, लेकिन वो जो स्मोक प्रोड्यूस कर रही है जिस वजह से आसपास के लोगों को कैंसर हो रहा है, लंग्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, वो है एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो वेलफेयर को नुकसान पहुंचा रही है ना। तो देखो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कौन सी होती है? सोशल हार्म्स कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर, और उसके लिए कोई पेनल्टी भी नहीं लगी। और पॉजिटिव क्या होता है? सोशल बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स हुए हैं लेकिन उसके बदले में भी कोई चीज ना पेमेंट हुई ना कुछ हुई। तो ऐसी चीजें जो हमारे वेलफेयर को इंपैक्ट कर रही हैं जीडीपी में तो आ ही नहीं रही है ना। तो ये हमारा जीडीपी वेलफेयर कैसे शो कर सकता है? तो देखो ये वही बोल रहा था कि वेलफेयर के लिए ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जीडीपी में है ही नहीं। तो जीडीपी को हम हमेशा अच्छा इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा सर, इसके बाद ये थे बच्चों हमारे पास एक्सटर्नैलिटीज और ये सारा का सारा टॉपिक समाप्त। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और हमारा आज का डे 6 भी समाप्त। कल मिलते हैं, कल अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, लगभग सब में, बिजनेस स्टडीज में चैप्टर पुराना कंटिन्यू होगा, अकाउंट्स और इको में नए नए चैप्टर शुरू होंगे, तो बहुत मजा आएगा। कल मिलते हैं, इसी तरीके से पढ़ना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।